विशाल सिंह और अन्य साथियों को घुटनों पर बैठे देखकर वीरेंद्र झा का अहंकार और अधिक बढ़ गया। जोर से हंसते हुए उसने कहा, लेकिन सिर्फ घुटनों पर बैठने से तुम्हारी निष्ठा साबित नहीं होती। विशाल सिंह और उसके साथी अपमान से कसमसाने लगे, लेकिन दांत भींचते हुए उन्होंने दर्द भरे स्वर में कहा, हम निवेदन करते हैं कि वरिष्ठ वीरेंद्र कृपा करें। वीरेंद्र झा ने आंखें संकरी कीं और उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। विशाल सिंह और उसके साथियों ने अप्रत्याशित साहस दिखाया, जिससे वह थोड़ा प्रभावित हुआ। वीरेंद्र झा, सुहास ने खून से भरे मुंह के साथ कहा, तुम और मैं कभी एक साथ नहीं रह सकते। तुम सच में हठी हो। वीरेंद्र झा ने अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़ते हुए जोर से सुहास के पेट पर प्रहार किया। भारी आवाज के साथ सुहास ने मुंह से खून उगल दिया और दर्द से बेहोश हो गया। युवराज सुहास! उसके अनुयायी जोर से चिल्लाए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वीरेंद्र झा इतनी बड़ी भीड़ के सामने अपना वादा तोड़ देगा। किसी को मत छोड़ना, वीरेंद्र झा ने निर्दयता से अपने आदमियों को आदेश दिया। फिर वह सुहास के पास खड़ा हुआ और उसे एक मृत कुत्ते की तरह लात मारकर किनारे कर दिया। अद्वितीय गुरुकुल के वे शिष्य, जो पहले विशाल सिंह और अन्य साथियों का सामना कर रहे थे, व्यंग्य से हंसे और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। यह एक खुली और तीव्र लड़ाई थी, लेकिन प्रत्येक योद्धा का एक निश्चित प्रतिद्वंद्वी था। वीरेंद्र झा एक ओर खड़ा होकर तमाशा देख रहा था और उपहास करते हुए बोला, जो भी झुकने से इनकार करे उसे पीट पीट कर मार दो। इससे अनावश्यक झंझट से बचा जा सकेगा। वह स्पष्ट रूप से सुहास के अनुयायियों को एक बड़ा सबक सिखाना चाहता था, ताकि वे समझ जाएं कि गलत व्यक्ति का अनुसरण करने का परिणाम क्या होता है। क्योंकि अर्जुन विशाल सिंह के पास ही खड़ा था, उसे भी वीरेंद्र झा के एक शिष्य ने लक्ष्य बना लिया। वह व्यक्ति अर्जुन के सामने आकर अपना नाम बताने ही वाला था कि अर्जुन ने बिना समय गंवाए जोरदार लात उसके पेट में मारी, जिससे वह तुरंत नीचे गिर गया। यह केवल उसकी बदकिस्मती थी। उसका शक्ति स्तर केवल सुदृढ़ शरीर 8वें-9वें स्तर तक था और नियमों के अनुसार वह अर्जुन को चुनौती देने की पात्रता भी नहीं रखता था। लेकिन चूंकि उसने खुद ही मार खाने की मांग की थी, तो इसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार था। युद्ध क्षेत्र के बीच से बचते हुए अर्जुन धीरे धीरे सुहास की ओर बढ़ा। अर्जुन की ओर आंखें संकरी करते हुए वीरेंद्र झा ने उसे ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर संदेह की झलक आई। सुहास के अनुयायियों की संख्या और उनके नाम वीरेंद्र झा अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसने अर्जुन को पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए वह अर्जुन की पहचान को लेकर उलझन में था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे गंभीर चेहरे के साथ सुहास की नाड़ी जांची और पाया कि वह सिर्फ बेहोश था, जिससे उसे राहत मिली। तुम कौन हो? वीरेंद्र झा ने नाराजगी से पूछा। उसके और सुहास के बीच का मतभेद पुराना था, लेकिन अब कोई नया व्यक्ति आकर सुहास की स्थिति को देखने लगे, यह उसे सहन नहीं हुआ। अर्जुन बिना किसी हड़बड़ी के खड़ा हुआ और शांत भाव से वीरेंद्र झा की ओर देखा। यह महाशय पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? वीरेंद्र झा ने अपनी ठुड्डी उठाते हुए कठोर स्वर में कहा। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़कर वीरेंद्र झा से कहा, प्रशिक्षु शिष्य अर्जुन, कृपया मुझे सिखाइए। यह अद्वितीय गुरुकुल के शिष्यों के बीच युद्ध की शिष्टता थी। अर्जुन? वीरेंद्र झा कुछ क्षण के लिए चौंका, फिर तुरंत संभलते हुए बोला, तुम वही अर्जुन हो जिसने आंधी भवन को हराया था। मैं इसकी हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुख्य द्वार में कोई और अर्जुन नहीं है तो मैं ही हूं। क्या मजाक है? एक तुच्छ प्रशिक्षु शिष्य इस महाशय को चुनौती देने की हिम्मत करता है? तुम्हारी यह औकात है? वीरेंद्र झा ने उपेक्षा से कहा। मुख्य द्वार के नियम कहते हैं कि यदि दो शिष्यों के बीच शक्ति का अंतर 3 स्तर से अधिक न हो तो वे द्वंद्व कर सकते हैं। यह महाशय प्रारंभिक तत्व 3य स्तर पर है, और तुम क्या हो? वीरेंद्र झा ने तिरस्कार से अर्जुन को देखा। वह जानता था कि प्रशिक्षु शिष्य अभी तक प्रारंभिक तत्व स्तर में नहीं पहुंचा था। चूंकि उसने अब तक यह स्तर पार नहीं किया था, तो उनका शक्ति अंतर 3 स्तर से अधिक होता। मैं भी प्रारंभिक तत्व 3य स्तर पर हूं, अर्जुन ने शांत भाव से उत्तर दिया।
यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। यह कैसे संभव है? अर्जुन वास्तव में प्रारंभिक तत्व तीसरे स्तर तक पहुंच गया। कहा जाता था कि उसे मजबूत शरीर के तृतीय स्तर तक पहुंचने में 3 साल लगे। क्या उसने गलत कह दिया या मेरी याददाश्त ही गलत है? अजीब बात है, अर्जुन ने हाल ही में मुझे चुनौती दी थी, तब वह मजबूत शरीर अष्टम स्तर पर था। फिर 1 महीने से भी कम समय में वह इस स्तर तक कैसे पहुंच गया? इस तरह के कई सवाल हवा में तैरने लगे। वीरेंद्र झा भी अर्जुन को लेकर संशय में था, यह सोचकर कि कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर वह सच में प्रारंभिक तत्व स्तर पर पहुंच चुका था तो वह अभी भी प्रशिक्षु शिष्य क्यों था? उसे नहीं पता था कि अर्जुन ने केवल बीती रात ही यह स्तर पार किया था और मजबूत शरीर नवम स्तर से सीधा प्रारंभिक तत्व तृतीय स्तर तक पहुंच गया था। अब क्या मुझे तुम्हें चुनौती देने का अधिकार है? अर्जुन ने अपनी आंखें संकरी करते हुए पूछा। उनमें एक अजीब सी चमक थी। अगर तुम्हारी शक्ति वास्तव में इस स्तर तक है तो तुम्हें चुनौती देने का अधिकार है। वीरेंद्र झा ने सिर हिलाते हुए व्यंग्य से हंसते हुए कहा। लेकिन केवल अगर तुम मौत से नहीं डरते, अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा। उम्मीद है कि तुम भी मौत से नहीं डरते। बड़ी बड़ी बातें मत करो। वीरेंद्र झा क्रोधित हो गया। वह अभी भी अपना रक्षात्मक कवच पहने हुए था। भले ही अर्जुन प्रारंभिक तत्व स्तर पर था, वह उसकी रक्षा भेद नहीं सकता था। यही सोच उसे लगभग अजेय महसूस करा रही थी। आओ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मुझे एक घूंसा मारकर देखो। वीरेंद्र झा ने घमंड से अर्जुन की ओर इशारा किया। क्या अर्जुन इस अवसर को गंवाता? वह तेजी से आगे बढ़ा और अपना मुक्का सीधे वीरेंद्र झा के सीने पर दे मारा। उबलती यांग विश्व ऊर्जा का विस्फोट हुआ, लेकिन वीरेंद्र झा को कुछ नहीं हुआ, बल्कि अर्जुन खुद पीछे हट गया। उसने अपनी हथेली नीचे देखी, जो पूरी तरह लाल हो चुकी थी। यह स्पष्ट था कि उसकी अपनी विश्व ऊर्जा ने उसे ही नुकसान पहुंचाया था। हाँ, तुमने अपनी शक्ति को अधिक आंका। वीरेंद्र झा गर्व से हंसा, लेकिन उसकी हंसी जल्द ही गायब हो गई, क्योंकि उसने देखा कि अर्जुन की आंखें लाल हो गई थीं। उसके शरीर से प्रचंड विश्व ऊर्जा निकल रही थी। उसकी आंखों में न तो डर था और न ही पीछे हटने की कोई इच्छा, बल्कि बस असीम उत्तेजना थी। वह किसी हिंसक जानवर की तरह लग रहा था जो अपने शिकार की तलाश में था। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, वीरेंद्र झा ने हिलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन पहले ही उस पर झपट चुका था। उसके दांत के केंद्र से एक यांग ऊर्जा की बूंद उसकी उंगलियों में समा गई और एक तेज लाल धारदार ब्लेड में बदल गई। एक रक्त लाल प्रकाश चमका, हवा में कटने की आवाज गूंजी और अर्जुन तथा वीरेंद्र झा ने वारों का आदान प्रदान किया। वीरेंद्र झा को अचानक ठंडक महसूस हुई। उसने नीचे देखा और उसका दिल बैठ गया। मेरा रक्षात्मक कवच। यह कवच एक साधारण श्रेणी का मध्यम स्तर का अमूल्य वस्त्र था। इसकी शक्ति भले ही अधिक न थी, लेकिन यह उसके स्तर के लिए उपयुक्त था। उसे नहीं पता था कि यह गुरुकुल के महागुरु को कहां से प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे वीरेंद्र झा को उपहार में दिया था। तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सामान्य रूप से प्रारंभिक तत्व स्तर का कोई भी योद्धा इस कवच को भेद नहीं सकता, जब तक कि उसके पास अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र न हो। लेकिन अब जिस वस्त्र पर उसे इतना भरोसा था, उसे एक साथी शिष्य ने द्वंद्व में काट डाला था, और वह भी जो केवल प्रारंभिक तत्व तृतीय स्तर पर था। यह कौन सा शस्त्र है? वीरेंद्र झा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। क्या यह कोई गुप्त अस्त्र है और इसकी श्रेणी मेरे कवच से अधिक है? अगर ऐसा नहीं है तो यह चमत्कार कैसे हुआ? उस क्षण वीरेंद्र झा को अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। वह इस बात से हतप्रभ था कि उसका रेशमी अभेद्य कवच अर्जुन के एक ही वार को रोकने में असमर्थ था। अब वह अपने रक्षात्मक वस्त्र की फटी हुई अवस्था पर रो रहा था, क्योंकि उसकी सारी सुरक्षा क्षमताएं समाप्त हो चुकी थीं। वह अत्यंत क्रोधित हो गया। अपने शरीर को घुमाते हुए वीरेंद्र झा अर्जुन की ओर झपटा और गरजते हुए बोला, तुमने मेरी रक्षात्मक वस्त्र तोड़ने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। वीरेंद्र झा भी प्रारंभिक तत्व तृतीय स्तर पर था।
इसलिए जब उसकी शक्ति प्रकट हुई तो वह अर्जुन से कम नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जब अर्जुन सुदृढ़ शरीर स्तर पर था तब भी वह प्रारंभिक तत्व पंचम स्तर के योद्धा को हरा चुका था। ऐसे में प्रारंभिक तत्व तृतीय स्तर का साधारण योद्धा अर्जुन पर कैसे भारी पड़ सकता था। जैसे ही वीरेंद्र झा अर्जुन के पास पहुंचा, रक्त लाल ब्लेड हवा में लहराया और उसने वीरेंद्र झा के शरीर पर कई गहरे घाव बना दिए। वीरेंद्र झा का शरीर वहीं थम गया। उसकी मुट्ठी अर्जुन के चेहरे से मात्र 3 इंच की दूरी पर थी। कितना भी संघर्ष कर ले वह आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि उसके पूरे शरीर में जलने जैसी पीड़ा हो रही थी। कांपते हुए उसकी नजर नीचे गई, जहां उसने अर्जुन के हाथ में लाल रक्तिम ब्लेड देखा, जो बार बार किसी जहरीले सांप की तरह हमला कर रहा था। एक रक्षात्मक वस्त्र हमेशा इतना प्रभावशाली नहीं होता, अर्जुन ने तिरस्कार से कहा। उसकी नजर वीरेंद्र झा के फटे हुए रेशमी अभेद्य कवच पर पड़ी, जो अब पूरी तरह से बेकार हो चुका था। अर्जुन स्वयं भी आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी यांग ऊर्जा की ब्लेड इतनी शक्तिशाली होगी। यह वास्तव में इतनी तीव्र और धारदार थी। वैसे तो अर्जुन वास्तव में वीरेंद्र झा से लड़ना चाहता था। उसे लगा था कि इसमें उसे अधिक शक्ति लगानी पड़ेगी, लेकिन उसने केवल एक बूंद यांग ऊर्जा से ही उसे परास्त कर दिया। अब आओ और मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करो। वीरेंद्र झा के चेहरे पर घबराहट दिखी, लेकिन वह फिर भी गर्व से बोला। हालांकि उसकी जान अब अर्जुन के हाथों में थी, फिर भी वह निडर दिखने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह महागुरु का पोता था। उसकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि कोई भी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लड़के, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मेरे दादा अद्वितीय गुरुकुल के महागुरु हैं। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं बुलाया, वीरेंद्र झा ने धमकी भरे स्वर में कहा। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में रक्तिम चमक और भी तीव्र हो गई। न जाने पहले कौन मरेगा, तुम या मैं, अर्जुन ने दिलचस्पी से कहा। उसकी उंगलियां और अधिक जोर से दबाने लगीं। धीरे धीरे वीरेंद्र झा के सीने से गहरे लाल रंग की रक्त की बूंदें टपकने लगीं। उसने दर्द में कराहते हुए महसूस किया कि एक उग्र विश्व ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, जिससे उसकी त्वचा और मांस जलने लगे। तुमने सच में? वीरेंद्र झा अविश्वास से अर्जुन को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अद्वितीय गुरुकुल में अब भी कोई ऐसा था जो उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कर सके। मैंने कर दिया, तो क्या अब भी सोचते हो कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा और ब्लेड को आधा इंच और गहरा कर दिया, जिससे रक्त और तेजी से बहने लगा। अपने भीतर के डर को छिपा न सकने वाले वीरेंद्र झा ने जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे दादा तुम्हें मार देंगे? शिष्यों के बीच द्वंद्व में हर कोई अपनी जान के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यदि तुम दूसरों से कमजोर हो तो यह तुम्हारी असफलता है। इसके लिए दूसरे को दोष मत दो। और वैसे भी अद्वितीय गुरुकुल किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। वीरेंद्र झा, जो अभी तक अकड़ में था, अब पूरी तरह भयभीत हो चुका था। उसे अर्जुन के चेहरे में केवल पागलपन दिख रहा था। वह कुछ कहने ही वाला था कि अर्जुन ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अगर तुमने मैं हार मानता हूं ये शब्द कहे तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। इसीलिए ऐसा सोचने की भी गलती मत करना। वीरेंद्र झा का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसके मन में ठीक यही विचार आया था। गुरुकुल के नियमों के अनुसार यदि कोई शिष्य मान ले कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से कमजोर है और हार मानने की घोषणा कर दे, तो प्रतिद्वंद्वी उसे और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यहां अर्जुन के नियम अलग थे। लेकिन अब वीरेंद्र झा वह 2 शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अर्जुन की पागल लेकिन गंभीर आंखों में उसे कोई मजाक का भाव नहीं दिखा। तुम सच में क्या करना चाहते हो? वीरेंद्र झा ने दांत भींचते हुए पूछा। मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं बस सोच रहा हूं कि तुम सुहास की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने उससे जीतने के लिए अपने रक्षात्मक वस्त्र पर निर्भरता दिखाई। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा।
मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वीरेंद्र झा बौखला गया, जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। उसने गुस्से में कहा, मैं उसकी बराबरी क्यों नहीं कर सकता? मेरी शक्ति उससे अधिक है, मेरी स्थिति उससे ऊंची है, फिर मैं उससे कम कैसे हुआ? अर्जुन ने सिर एक ओर झुकाया। तुम्हें यकीन नहीं? मैं तुम्हें दिखाता हूं। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी उंगलियों में जोर लगाया, जिससे वीरेंद्र झा के चेहरे पर दर्द की शिकन उभर आई और वह कांपने लगा। इसके बाद अर्जुन ने वीरेंद्र झा के अनुयायियों को ध्यान से देखा। वे पहले विशाल सिंह और उसके साथियों के साथ पूरे बल से लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वीरेंद्र झा को गिरते देखा, वे सहम गए और बस स्तब्ध होकर देखने लगे। क्या तुम अपने स्वामी वीरेंद्र झा को बचाना चाहते हो? अर्जुन ने उनसे पूछा। कोई उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वे सभी अर्जुन के इस क्रूर रूप से भयभीत थे। इतने भयानक प्रदर्शन के बाद उनमें से कोई भी उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुरंत घुटनों के बल बैठो और अपनी गलती स्वीकार करो। अगर मुझे दया आई तो मैं उसे छोड़ दूंगा, अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उनके चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले वीरेंद्र झा ने यही बात सुहास के अनुयायियों से कही थी। जब सुहास के अनुयायियों ने यह सुना था तो वे बिना किसी झिझक के वीरेंद्र झा के सामने झुक गए थे और उसे दंडवत प्रणाम किया था। क्या अब उन्हें भी यही करना होगा? ये सभी बस खड़े रहे, क्योंकि अगर वे झुक जाते तो उनका सम्मान मिट्टी में मिल जाता। बिना सम्मान के वे अद्वितीय गुरुकुल में कैसे टिक सकते थे? लेकिन अगर वे नहीं झुके और वीरेंद्र झा ने उन्हें दोषी ठहराया तो वे क्या करेंगे? हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। हर कोई सोच में डूबा हुआ था कि क्या निर्णय लिया जाए। लगता है कि तुम उसे मरने देना चाहते हो, अर्जुन ने धीरे से कहा और अपनी ब्लेड को थोड़ा और गहरा कर दिया। वीरेंद्र झा डर से चिल्ला उठा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि अगर ब्लेड थोड़ी और गहरी घुस गई तो वह सीधे उसके हृदय को भेद देगी। यह एक घातक प्रहार था। वीरेंद्र झा मरना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने दर्द भरी आवाज में अपने अनुयायियों पर चिल्लाया, तुम सब अब भी सोच ही रहे हो, तुरंत घुटनों पर बैठो। अगर मैं मरा तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तभी वीरेंद्र झा के अनुयायियों ने डर के मारे कांपते हुए अपने घुटने टेक दिए। इस दृश्य को देखकर विशाल सिंह और उसके साथी भावनाओं से भर उठे। जो अन्याय उन्होंने सहा था वह अब प्रतिद्वंद्वियों के आत्मसमर्पण के कारण धुल गया था। वे अब काफी हल्का महसूस कर रहे थे। अर्जुन ने वीरेंद्र झा की ओर मुड़ते हुए कहा, अब समझ में आया कि तुम और सुहास में क्या अंतर है। वीरेंद्र झा ने खाली नजरों से उसे देखा, फिर उसका चेहरा बदल गया और उसने अपने अनुयायियों की ओर क्रोधित दृष्टि से देखा। सुहास को बचाने के लिए विशाल सिंह और अन्य ने अपने सम्मान को छोड़ दिया था, लेकिन उसके अनुयायी, वे केवल तब झुके जब उसने उन्हें धमकी दी कि अगर वह मरा तो वे भी नहीं बचेंगे। जब इन दोनों की तुलना की गई तो यह स्पष्ट हो गया कि नेतृत्व और करिश्मा के मामले में वीरेंद्र झा सुहास के आगे कहीं नहीं टिकता था। अब क्या तुम संतुष्ट हो? वीरेंद्र झा ने अर्जुन को ठंडी दृष्टि से देखा। अर्जुन ने आंखें संकरी कर लीं। उसका भाव अस्पष्ट था। वीरेंद्र झा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने घबराकर ऊंची आवाज में कहा, तुम यह नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, अचानक कहीं दूर से एक गुस्से से भरी आवाज गूंजी, सभी को हिरासत में ले लो। जैसे ही यह आदेश दिया गया, अर्जुन के सामने एक समूह प्रकट हुआ और बिना कोई सफाई दिए उनमें से एक ने उस पर हमला कर दिया। दर्द से कराहते हुए अर्जुन पीछे की ओर उड़ता चला गया। वरिष्ठ भाई अर्जुन! विशाल सिंह और अन्य भयभीत होकर उसकी ओर दौड़े और उसे सहारा देकर उठाने लगे। अर्जुन ने संघर्ष करते हुए खड़ा होने की कोशिश की और निराशा से एक लंबी सांस लेते हुए सामने खड़े नए युवक की ओर देखा। वह वीरेंद्र झा के बगल में खड़ा था, एक हाथ से उसे सहारा दिए हुए, और अर्जुन को क्रोध भरी दृष्टि से घूरते हुए उसने कहा, युवराज झा, आप ठीक तो हैं? वीरेंद्र झा की नजर अर्जुन पर पड़ी, जिसमें गहरी नफरत थी। उसका शरीर अस्थिर प्रतीत हो रहा था और वह हल्के से कांपते हुए बोला,
मैं ठीक हूं। अच्छा हुआ कि आप ठीक हैं, मुझे आने में देरी हो गई, वह युवक फिर से बोला। हालांकि उसकी शक्ति वीरेंद्र झा से अधिक थी, लेकिन वह महागुरु का शिष्य था, इसलिए उसकी स्थिति वीरेंद्र झा से नीचे ही थी। तुम बहुत देर से आए, वीरेंद्र झा ने ठहाका लगाते हुए व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। वरिष्ठ भाई काओ, जब से तुम अनुशासन विभाग में शामिल हुए हो, तुम गुरुकुल के नियमों को हमसे बेहतर समझते हो। तो बताओ, अगर कोई मुख्य द्वार के भीतर किसी की हत्या करने की कोशिश करे तो उसकी सजा क्या होगी? काओ झेंग वेन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यह बहुत गंभीर अपराध है। सबसे पहले उसके हाथ पैर तोड़े जाएंगे, फिर गुरुकुल से निष्कासित किया जाएगा और अंततः उसे मार दिया जाएगा। यह अन्य लोगों के लिए एक चेतावनी होगी। वीरेंद्र झा ने हंसते हुए अर्जुन की ओर इशारा किया। अभी अभी इस व्यक्ति ने मुझे मारने की धमकी दी। वरिष्ठ भाई काओ, इसे उचित दंड दो। अब जब वीरेंद्र झा को एक समर्थक मिल गया था, तो वह पहले की तरह झुकने वाला नहीं था। काओ झेंग वेन ने सख्ती से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? वीरेंद्र झा ने ठंडे स्वर में सिर हिलाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई काओ, जब तुम आए तो क्या तुमने अपनी आंखों से यह सब नहीं देखा? काओ झेंग वेन ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, जब मैं पहुंचा तो मैंने सच में देखा कि यह व्यक्ति एक घातक हथियार के साथ तुम्हारे सीने पर वार करने वाला था। अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम अब तक उसके हाथों मारे जा चुके होते। यह व्यक्ति दिन दहाड़े गुरुकुल के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। दोनों ने मिलकर इस घटना को ऐसा मोड़ दे दिया कि अब अर्जुन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगने लगा। बकवास! विशाल सिंह गुस्से से चिल्लाया। वरिष्ठ भाई अर्जुन और वीरेंद्र झा केवल द्वंद्व कर रहे थे और अपनी क्षमताओं का आदान प्रदान कर रहे थे। यह उतना गंभीर नहीं था जितना तुम इसे बना रहे हो। काओ झेंग वेन ने नाक चढ़ाते हुए कहा, सिर्फ एक साधारण द्वंद्व था। ललित ने जवाब दिया, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो यहां खड़े सभी शिष्यों से पूछ सकते हो, वे सब इसके गवाह हैं। और वैसे भी इस पूरे झगड़े की शुरुआत वीरेंद्र झा ने की थी। वरिष्ठ भाई अर्जुन को इसमें खींचा गया। गवाह? कौन है गवाह? वीरेंद्र झा ने सिर झुकाकर उपहास भरी हंसी के साथ चारों ओर देखा। अद्वितीय गुरुकुल के बाकी शिष्य जो तमाशा देख रहे थे, तुरंत वहां से भाग निकले। वे जानते थे कि इसमें महागुरु का नाम जुड़ा हुआ है और वे किसी भी प्रकार से इस मामले में उलझना नहीं चाहते थे। चाहे वे किसी भी पक्ष का समर्थन करें, उनके लिए आगे का जीवन कठिन ही होगा। विशाल सिंह यह देखकर निराश हो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, हमने अपनी आंखों से यह सब देखा है, हम ही इसके साक्षी हैं। काओ झेंग वेन ने सिर हिलाया। तुम सब आपस में लड़ाई कर रहे थे, इसीलिए तुम व्यस्त थे, तुम साक्षी नहीं हो सकते। आपसी लड़ाई? ललित गुस्से से उछल पड़ा और गरजा, यह स्पष्ट रूप से वीरेंद्र झा का षड्यंत्र था जिसने हमें चुनौती दी। इसे आपसी झगड़ा कैसे कह सकते हो? काओ झेंग वेन, ये मत समझना कि सिर्फ इसलिए कि तुम अनुशासन विभाग में हो तुम जो चाहो कर सकते हो। अभी भी अद्वितीय गुरुकुल में नियम हैं। अविनय, काओ झेंग वेन ने कड़ी आवाज में कहा, अनुशासन विभाग गुरुकुल के नियमों का पालन करता है और हमेशा निष्पक्ष रहता है। तुमने अनुशासन विभाग की शक्ति पर सवाल उठाने की हिम्मत की, यह तुम्हारे अपराध को और बढ़ाता है। अगर मुझे फंसाना ही है तो बहाने की क्या जरूरत? अर्जुन ने हाथ हिलाकर विशाल सिंह को चुप कराया और काओ झेंग वेन की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। न्याय और निष्पक्षता? आज मैंने सच में देख लिया कि न्याय और निष्पक्षता क्या होती है। हम्मफ! ठंडी हंसी के साथ काओ झेंग वेन आगे बढ़ा और गरजते हुए आदेश दिया, सभी को गिरफ्तार कर लो। महागुरु के साथ चर्चा के बाद सज्जा सुनाई जाएगी। स्विश स्विश! कपड़ों की सरसराहट और तेज हलचल की आवाज गूंजने लगी और चारों ओर से एक दर्जन से अधिक अनुशासन शिष्य प्रकट हुए। उनमें से सबसे कमजोर भी प्रारंभिक तत्व पंचम स्तर पर थे, तो विशाल सिंह और बाकी उनके सामने टिक ही नहीं सकते थे। 3 कदम और 2 प्रहार के भीतर वे सभी जमीन पर घुटनों के बल झुका दिए गए। अर्जुन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि विरोध करने से कोई लाभ नहीं होगा। भविष्य में देख लेंगे।
कायर वीरेंद्र झा ने अपना लक्ष्य पूरा होते देख अर्जुन के सामने आकर गर्व से हंसते हुए कहा, इन्हें ले चलो। काओ झेंगवेन ने आदेश दिया और अनुशासन शिष्यों ने सभी को वहां से घसीट कर ले जाना शुरू कर दिया। अचेत पड़े सुहास को देखकर काओ झेंगवेन के चेहरे पर असमंजस की झलक आई। अर्जुन, विशाल सिंह और अन्य को पकड़ना आसान था, लेकिन सुहास को गिरफ्तार करना उतना आसान नहीं था। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कनिष्ठ भाई, सुहास को दूसरे गुरुजी के पास ले जाओ। जी वरिष्ठ, किसी ने उत्तर दिया और सुहास को उठाकर ले जाने लगा। युवराज झा, आपने बहुत सहन किया, काओ झेंगवेन ने कोमल स्वर में कहा। वीरेंद्र झा ने आंखें संकरी की और गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, उस अर्जुन को किसी भी हाल में मत छोड़ना। उसने आज मुझे अपमानित किया है और बहुत कष्ट दिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। काओ झेंगवेन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, युवराज झा, आज की घटना काफी बड़ी थी और महागुरु को इसकी जानकारी अवश्य होगी। अगर हम अभी कुछ करेंगे तो यह अनुचित लगेगा। क्यों न महागुरु के निर्णय का इंतजार किया जाए, लेकिन मैं यह अपमान नहीं सह सकता। वीरेंद्र झा की आंखों में क्रूरता चमक उठी। चिंता मत कीजिए, मैं युवराज झा का गुस्सा शांत करने के लिए उसे उचित सबक सिखाऊंगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि युवराज झा का अपमान करने के क्या परिणाम होते हैं। उसे मत मारना, मैं खुद उससे हिसाब चुकता करना चाहता हूं। जैसा आप चाहें। इस समय अर्जुन और बाकी सभी को अद्वितीय गुरुकुल के वन कारागार में डाल दिया गया। यह स्थान अंधकारमय, सीलन भरा और ठंडा था। चारों ओर चूहों और कीड़ों का बसेरा था। वातावरण से उठती दुर्गंध ने वहां रहने को असहनीय बना दिया था। यह कारागार उन शिष्यों को दंडित करने के लिए थी जिन्होंने कोई गलती की हो। विशाल सिंह और बाकी ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक दिन यहां आना पड़ेगा। यह एहसास बेहद कड़वा था। वरिष्ठ भाई अर्जुन, हमने आपको भी इस मुसीबत में फंसा दिया। विशाल सिंह अर्जुन के पास बैठकर धीमी आवाज में बोला। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम लोगों से संबंधित नहीं है। मैं खुद को रोक नहीं सका और इसमें कूद पड़ा। मैं अपने लोगों को आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हुए नहीं देख सकता था। कुत्तों की तरह लड़ना? विशाल सिंह को यह सुनकर धक्का लगा। क्या अर्जुन ने यह ताना वीरेंद्र झा के अनुयायियों के साथ साथ उन पर भी मारा था? अगर अच्छे शब्दों में कहें तो यह एक पारिवारिक विवाद था, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो यह बस आपस में कुत्तों के लड़ने जैसा था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन वरिष्ठ भाई अर्जुन, चिंता मत करो। युवराज सुहास हमें छोड़ेंगे नहीं। हमें बस कुछ घंटे यहां इंतजार करना होगा और वे हमें छुड़ाने आ जाएंगे, विशाल सिंह ने आत्मविश्वास से कहा। अर्जुन ने आराम से अपनी मुद्रा बदली और थोड़ा सहज होकर बोला, एक बात पूछनी थी। महागुरु और द्वितीय गुरुजी के बीच इतना मतभेद क्यों है? विशाल सिंह ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यह गुरुकुल प्रमुख से संबंधित है। ओह, विस्तार से बताओ, विशाल सिंह ने कहना शुरू किया। युवराज सुहास ने आपको गुरुकुल प्रमुख के शिष्यों के बारे में बताया था, है ना? जब से प्रमुख अपने दूसरे शिष्य को पकड़कर उसे कुंडली नाग सरिता में कैद करने गए हैं, तब से उन्होंने सार्वजनिक रूप से बहुत कम उपस्थिति दर्ज कराई है। वे गुरुकुल के आंतरिक मामलों पर भी ध्यान नहीं देते। ऐसे में बीते कुछ वर्षों से गुरुकुल के सभी कार्य महागुरु ने संभाले हैं। शायद यह उनकी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन अब वह खुद को गुरुकुल प्रमुख की तरह मानने लगे हैं। यह देखकर द्वितीय गुरुजी असंतुष्ट हो गए और उन्हें लगता है कि महागुरु प्रमुख की गद्दी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से दोनों के बीच टकराव और मतभेद बने रहते हैं। वर्तमान में अद्वितीय गुरुकुल में महागुरु, चतुर्थ गुरुजी और पंचम गुरुजी एक साथ हैं, जिनका नेतृत्व महागुरु कर रहे हैं। दूसरी ओर द्वितीय और तृतीय गुरुजी वर्तमान गुरुकुल प्रमुख का समर्थन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में द्वितीय और तृतीय गुरुजी को इस संघर्ष में बहुत कुछ सहना पड़ा है। विशाल सिंह की बातें सुनकर अर्जुन को अब स्थिति पहले से अधिक स्पष्ट हो गई। जब बड़े गुरुजन ही एकमत नहीं थे, तो स्वाभाविक था कि उनके शिष्य भी आपस में नहीं बनाते।
सुहास और वीरेंद्र झा के बीच की दुश्मनी भी शायद इसी का परिणाम थी। ललित ने व्यंग्य से कहा, बस इसलिए कि शेर अपनी गुफा में सो रहा है, बंदर खुद को राजा समझने लगा है। अगर गुरुकुल प्रमुख दोबारा प्रकट होते तो महागुरु और उनके समर्थकों का कोई महत्व ही नहीं रहता। विशाल सिंह ने ललित को घूरते हुए कहा, पीठ पीछे इस तरह बात मत करो। हम युवा शिष्यों को अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, भले ही हमें उनकी सोच पसंद ना आए। ललित ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा, लेकिन तुम भी तो ऐसा ही सोचते हो। विशाल सिंह बोला, पर मैं इसे जोर से नहीं कहता। योगदान कक्ष में सुवर्णा हांफते हुए अंदर दौड़ी। उसे इस हालत में देखकर मेहता हंस पड़े। मेरी प्रिय शिष्या, क्या तुम फिर से अपने गुरु से मिलने आई हो? कितनी सम्मानजनक शिष्या हो तुम, यह देखकर मुझे खुशी होती है। सुवर्णा ने अधीरता से कहा, गुरुजी, बड़ी खबर है, बहुत बुरी खबर। क्या हुआ? मेहता कुछ हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी शिष्या को पहले कभी इतनी घबराई हुई हालत में नहीं देखा था। सुवर्णा ने तुरंत अर्जुन, वीरेंद्र झा और अन्य के बीच हुई घटनाओं को विस्तार से सुनाया। मेहता की आंखें गंभीर हो गईं। तो तुम कह रही हो कि वह लड़का अर्जुन पहले ही प्रारंभिक तत्व तृतीय स्तर तक पहुंच चुका है और उसने वीरेंद्र झा को हरा दिया? हाँ, बिल्कुल। सुवर्णा ने जल्दी से सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि उसने भी अर्जुन को इस स्तर तक पहुंचने में सहायता की थी। लगता है कि काली आंधी पर्वत में उसे जो अवसर मिला था वह साधारण नहीं था। इतनी तेजी से उसकी प्रगति चौंकाने वाली है। मेहता ने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, गुरुजी, कृपया अपने दुखों में मत उलझिए, बल्कि जल्दी से कोई उपाय सोचिए उसे बचाने का। सुवर्णा ने अधीरता से कहा। मेहता ने अपनी शिष्या को हैरानी से देखा और अजीब स्वर में बोले, मेरी प्रिय शिष्या, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? सुवर्णा असहज हो गई और लड़खड़ाते हुए बोली, क्या मैं हूं? हाँ, तुम बहुत चिंतित लग रही हो। मेहता ने सिर हिलाया। वर्षों से वह अपनी इस शिष्या को जानते थे। वह हमेशा निर्मल और संयमित रहती थी। उन्होंने कई पुरुष शिष्यों को उसके पीछे भागते देखा था, लेकिन उसने कभी किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। और आज वह एक साधारण प्रारंभिक तत्व तृतीय स्तर के शिष्य के लिए इतनी चिंता कर रही थी। यह तो बड़ा अजीब था। सुवर्णा ने कहा, मैं बस नहीं चाहती कि उसकी इतनी कठिनाई से मिली उपलब्धियां किसी बड़ी बाधा के कारण बर्बाद हो जाए। तुम उससे बहुत घनिष्ठ हो। मेहता तुरंत सतर्क हो गए। हम घनिष्ठ नहीं हैं, लेकिन मैं 2 वर्षों से उस पर नजर रख रही हूं। गुरुजी, आप जानते हैं कि मैं गुप्त शाखा की शिष्या हूं और मुझे उसके क्षेत्र की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था। सुवर्णा ने ईमानदारी से कहा और फिर विनती करते हुए बोली, गुरुजी, कृपया उसे बचाने का कोई उपाय कीजिए। इस बार उसने महागुरु को नाराज कर दिया है और अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसकी रक्षा करने नहीं आया तो मुझे डर है कि वह इस साजिश में बुरी तरह फंस जाएगा। द्वितीय गुरुजी भी शायद उसकी जान बचाने के लिए आगे न आए, लेकिन गुरुजी, आप ही वह शक्तिशाली व्यक्ति हैं। मेहता का चेहरा गर्व से भर गया, क्योंकि उन्हें हजारों प्रशंसाएं भी प्रभावित नहीं कर सकती थीं। लेकिन इस बार यह उनकी प्रिय शिष्या थी जो उनकी प्रशंसा कर रही थी। अपनी उत्तेजना की लहर शांत होने के बाद मेहता ने भौहें चढ़ाईं। मेरी शिष्या, इस मामले में दखल देना आसान नहीं है। किसी भी दृष्टिकोण से देखो, यह अद्वितीय गुरुकुल का आंतरिक मामला है जिसमें गुरुजन शामिल हैं। मैं तो केवल एक संरक्षक हूं। अगर मैं हस्तक्षेप करूंगा तो उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा? यह सत्य था। हालांकि अर्जुन के प्रति उनकी धारणा अच्छी थी, लेकिन वे एक बाहरी व्यक्ति होते हुए गुरुकुल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? सुवर्णा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपनी नम आंखों से मेहता की ओर देखा। उसके चेहरे पर घूंघट था, लेकिन फिर भी मेहता उसकी जलती हुई लाल गालों को देख सकते थे। इस चेहरे के आगे वे कभी भी मजबूर हो जाते थे। अंततः उन्होंने भारी मन से कहा, अरे बाप रे, मेरी बच्ची, इतनी जिद क्यों कर रही हो? वैसे भी द्वितीय गुरुजी निश्चित रूप से अर्जुन को बचाने के लिए जाएंगे। वह केवल सुहास को बचाने के लिए फंसा था।
अगर द्वितीय गुरुजी उसकी सहायता नहीं करेंगे तो भविष्य में वह और अधिक लोगों को कैसे अपना समर्थन देंगे और उनकी निष्ठा कैसे प्राप्त करेंगे? अगर वे नहीं गए तो? सुवर्णा ने गुस्से में पूछा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहता थोड़े अनिश्चित थे, क्योंकि एक उच्च स्तरीय संघर्ष में कभी कभी एक या दो कमजोर शिष्यों का बलिदान करना आम बात थी। हम सुवर्णा गुस्से से घूमकर उनके पास बैठ गई और तुनक मिजाजी से बोली, गुरुजी, अगर आप उसे बचाने नहीं गए तो मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। मुझे डर है कि आपकी शिष्या की साधना यहीं समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर मेहता का चेहरा पीला पड़ गया और वे तुरंत अपने काउंटर के पीछे से भागे। झुककर वे विनम्रता से बोले, ऐसा क्यों कहा मेरी बच्ची? सुवर्णा ने मुंह फेर लिया और कुछ नहीं कहा। मेहता ने एक बार फिर अपनी स्थिति बदली और सुवर्णा के सामने आकर बोले, बताओ मुझे, अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो तुम कहां नहीं जाओगी? अगर आपको उसकी परवाह नहीं तो मेरी भी नहीं होगी। गुरुजी, लगता है कि आप भी न्याय के प्रति असंवेदनशील व्यक्ति हैं। ये शब्द मेहता के दिल को सीधे बाण की तरह चीर गए। जैसे किसी ने उन्हें बिजली का झटका दे दिया हो, वे भीतर तक हिल गए। मेरी बच्ची, मेरी प्रिय शिष्या, हमें इस पर शांति से विचार करना चाहिए। मेरे बूढ़े शरीर को तुम्हारी चालबाजियों का भार सहन नहीं हो सकता। मेहता ने बार बार सिर झुकाया और हाथ जोड़कर खड़े रहे। यह व्यवहार एक शिष्य के लिए नहीं, बल्कि किसी पूर्वज के लिए अधिक उपयुक्त लग रहा था। तभी सुवर्णा ने सिर घुमाया और धीरे से बोली, वह एक यांग ऊर्जा से संबंधित विधा का अभ्यास करता है और उसकी यांग विश्व ऊर्जा अत्यधिक शुद्ध और सघन है। यांग विश्व ऊर्जा? मेहता का चेहरा तुरंत बदल गया। अत्यधिक शुद्ध और सघन? यह उस व्यक्ति से कम 5 गुना अधिक शुद्ध है जिसे आपने पिछली बार चुना था। सुवर्णा ने उत्तर दिया। तुमने यह परीक्षण किया है? मेहता ने उतावलेपन से पुष्टि करनी चाहिए। हां, अगर ऐसा है तो उसे किसी भी हाल में कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। मेहता अचानक सीधे खड़े हो गए। कुछ देर सोचने के बाद वे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे तक पहुंचकर वे रुके और सुवर्णा की ओर मुड़कर पूछा, मेरी शिष्या, क्या तुम उसे अस्वीकार करती हो? मैं उसे अस्वीकार नहीं करती, सुवर्णा ने धीरे से उत्तर दिया। तो तुम उसे पसंद करती हो? न ही पसंद करती हूं और न ही नापसंद। इस प्रश्न से सुवर्णा का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें वहां जाकर क्या करना है। पर वादा करो कि तुम उससे कोई भावनात्मक लगाव नहीं रखोगी, तभी मैं उसे बचाने जाऊंगा। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? सुवर्णा शर्म से भर गई। मैंने तो उससे अब तक ठीक से बात भी नहीं की है। इन शब्दों ने सुवर्णा को आत्मविश्वासहीन कर दिया और उसके दिमाग में उस रात की घटनाएं घूमने लगीं। मैं तुम्हारी भावनाओं को रोकने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह छोटा स्थान तुम्हारा वास्तविक ठिकाना नहीं है। यहां कोई भी व्यक्ति तुम्हारे योग्य नहीं है। एक दिन तुम ऐसी जगह जाओगी जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। तब तुम सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहोगी और जिन्हें तुम प्रेम करोगी वे तुम्हारे सामने बूढ़े होकर मर जाएंगे। तुम्हारा गुरु नहीं चाहता कि तुम वह पीड़ा सहो। मेरी शिष्या, याद रखो, योद्धा की यात्रा अकेलेपन से भरी होती है। यह एक अत्यंत ऊंची चोटी है जो केवल ठंडक से घिरी होती है। मेहता ने यह शब्द कहे और फिर एक लंबी सांस भरी, जैसे कि वह किसी गहरे दुख से गुजर रहे हों। उनकी आवाज में छिपी पीड़ा को सुनकर सुवर्णा को लगा कि शायद उनके गुरु ने भी ऐसा कुछ पहले अनुभव किया है। वह कुछ और पूछना ही चाहती थी कि मेहता अचानक उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। इसी समय काली आंधी व्यापार संघ में अद्वितीय गुरुकुल की एक कुटिया के सामने एक युवा शिष्य पसीने से तरबतर खड़ा था। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी, अपनी सांसें स्थिर कीं और कहा, वरिष्ठ बहन सुवर्णा। क्या बात है? एक मधुर लेकिन ठंडी आवाज गूंजी। यह आवाज सुनने में तो सुखद थी, लेकिन उसमें एक ठंडापन भरा था जो किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं देता था। वह युवा शिष्य घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं और कांपते हुए उसने कहा, युवराज, सुहास को बेहोश कर दिया गया है और उनके अनुयायियों को अनुशासन कक्ष द्वारा गिरफ्तार कर वन कारागार में बंद कर दिया गया है।
जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले, लकड़ी का दरवाजा अचानक खुला और सफेद वस्त्रधारी सुवर्णा प्रकट हुई। वह शिष्य तुरंत 2 कदम पीछे हटा और सिर झुका लिया, क्योंकि वह उनकी निर्दोष और निर्मल दृष्टि से आंखें नहीं मिला सकता था। स्पष्ट रूप से बताओ, क्या हुआ? सुवर्णा ने ठंडे स्वर में कहा, जिससे चारों ओर एक शीतल हवा फैल गई। जमीन पर बर्फ की हल्की परत बन गई और कड़क की आवाजें गूंज उठीं। उस शिष्य ने तुरंत पूरी घटना को संक्षिप्त रूप में बता दिया। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं आया। घबराकर उसने कहा, वरिष्ठ बहन सुवर्णा। कोई उत्तर न मिलने पर उसने हिम्मत जुटाकर सिर उठाया, लेकिन वहां सुवर्णा का कोई नामो निशान नहीं था। वह कब जा चुकी थीं, यह उसे पता ही नहीं चला। हे भगवान! वह अद्वितीय गुरुकुल का शिष्य वहीं गिर पड़ा और जमीन पर बैठ गया। वरिष्ठ बहन सुवर्णा तो बहुत ठंडी हैं। जो भी उनका पति बनेगा उसे तो गर्मी के मौसम में भी कंबल ओढ़ना पड़ेगा ताकि ठंड से बच सके। लेकिन इतने शक्तिशाली और ठंडी स्वभाव की लड़की के लिए कौन सा पुरुष उपयुक्त होगा? अद्वितीय गुरुकुल के वन कारागार में अर्जुन, विशाल सिंह और बाकी अभी भी कैद में थे। 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन बाहर से कोई हलचल नहीं हुई। विशाल सिंह और अन्य अधीर होने लगे, ये सोचते हुए कि सुहास अब तक उन्हें बचाने क्यों नहीं आया। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि सुहास बेहोश था और जब तक वह होश में नहीं आता वह उनकी मदद कैसे कर सकता था। उन्हें चिंता हो रही थी कि तभी कारागार के दरवाजे अचानक खुले और भारी कदमों की आवाज गूंजी। एक अनुशासन शिष्य उनके पास आया और गरजा, अर्जुन कौन है? अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, मैं हूं, मेरे साथ चलो। अनुशासन शिष्य ने अशिष्टता से आदेश दिया, कोई तुमसे मिलना चाहता है। अर्जुन की आंखें संकरी हुईं और उसने ठंडे स्वर में हंसते हुए कदम आगे बढ़ाए। वरिष्ठ भाई अर्जुन, मत जाओ, युवराज सुहास हमें बचाने आएंगे। विशाल सिंह ने घबराकर कहा और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो! अनुशासन शिष्य गुस्से से गरजा, जो भी हमारे आदेश का विरोध करेगा वह अनुशासन कक्ष के विरुद्ध जाएगा। तुम्हें परिणाम पता ही होंगे। अर्जुन ने विशाल सिंह से कहा, मैं सिर्फ देखने जा रहा हूं, घबराने की कोई बात नहीं। विशाल सिंह ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया और गहरी आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई अर्जुन, सावधान रहना। हम मफ। अनुशासन शिष्य ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, तुम खुद को बहुत ऊंचा आंकते हो। अर्जुन बाहर निकला और अनुशासन शिष्य ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में वे एक लकड़ी के कमरे तक पहुंचे और अंदर से एक अजीब हंसी आई। अंदर आओ। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखा और निडर होकर अंदर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अर्जुन अचानक मुड़ा और अपने पीछे खड़े अनुशासन शिष्य के पेट में जोरदार प्रहार किया। गर्म यांग ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे वह चीखते हुए दीवार से जा टकराया। उस शिष्य को यह उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन हमला करेगा, जिससे वह पूरी तरह से अचेत हो गया। बड़ी हिम्मत है तेरी, गुस्से से भरी आवाज गूंजी और तुरंत 3-4 अनुशासन शिष्य अर्जुन पर झपट पड़े। अर्जुन ने केवल एक हमले को रोकने में सफलता पाई, लेकिन बाकी हमले उस पर पड़ चुके थे और उसे जमीन पर गिरा दिया गया। इसके बाद उस पर निर्मम प्रहार शुरू हो गए। इस भयंकर संघर्ष के बीच अर्जुन गुस्से में गुर्राया और खून की एक गाढ़ी लकीर थूक दी। खून की तीखी लेकिन मीठी गंध ने उसके भीतर की ज्वाला को और भड़का दिया। उसकी सच्ची यांग विधि उसके शरीर की ऊर्जा धाराओं में अभूतपूर्व गति से सक्रिय होने लगी। हड्डियों से उठती जलन पूरे शरीर में फैलने लगी, जिससे उसकी त्वचा धधक उठी। इस ऊर्जा की ताकत पहले की तुलना में कई गुना अधिक महसूस हो रही थी। हुर्र! जब अर्जुन को लगातार लातें मारी जा रही थीं, तभी अचानक उसकी हिंसक प्रवृत्ति जाग उठी। उसने हवा में छलांग लगाई और 2 अनुशासन शिष्यों के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वे दर्द से कराहते हुए पीछे हट गए। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कर पाता, एक और व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से मारने की नीयत से आया था, ने उसकी टांग पकड़ ली। फिर उसे एक तिनके की तरह उठाकर दीवार से जोर से टकरा दिया। दर्द से कराहते हुए
अर्जुन को लगा कि उसकी पांचों इंद्रियां हिल गई हैं। संघर्ष करते हुए वह उठ खड़ा हुआ। अपने होठों से बहता खून पोंछते हुए उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। यह एक बंद कक्ष था जिसमें 5 अनुशासन शिष्य थे। थोड़ी देर पहले हुए मुकाबले से और उनके विश्व ऊर्जा के प्रवाह से अर्जुन यह अनुमान लगा सकता था कि वे प्रारंभिक तत्व स्तर पर थे, लेकिन जिसने उसे दीवार पर पटका था उसकी विश्व ऊर्जा की आभा स्पष्ट रूप से दिखा रही थी कि वह ऊर्जा रूपांतरण स्तर पर प्रवेश कर चुका था। एक बनाम 5 न केवल संख्या में बल्कि उनकी साधना में भी भारी अंतर था। यह लड़ाई अर्जुन के लिए लगभग असंभव थी, लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुराया। इस निराशाजनक स्थिति में उसका दिल और अधिक हिंसक हो गया। उसका खून जोश से खौलने लगा। तूने सच में हमारे एक आदमी को घायल करने की हिम्मत की? वह ऊर्जा रूपांतरण स्तर का अनुशासन शिष्य क्रोधित स्वर में बोला। तेरी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। पीछे खड़े बाकी 4 अनुशासन शिष्य अर्जुन की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें काओ झेंग वेन का आदेश मिला था कि अर्जुन को एक सबक सिखाया जाए, बशर्ते कि वह मरे नहीं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अर्जुन ने पहले ही हमला कर एक अनुशासन शिष्य को घायल कर दिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंची थी। हे अपनी पीठ दीवार से टिकाए अर्जुन की खून से लाल आंखें उन 5 को बारी बारी से घूर रही थीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मुझे मारने का अधिकार रखते हो तो मैं प्रतिकार क्यों नहीं कर सकता? वह ऊर्जा रूपांतरण स्तर का अनुशासन शिष्य जोर से हंसा। तू तो बड़ा चालाक निकला। जब तुझे पहले से ही पता है कि हम क्या करने वाले हैं, तो क्यों न चुपचाप मार खाने के लिए तैयार हो जा। हम युवराज वीरेंद्र झा का गुस्सा ठंडा करना चाहते हैं। अगर तूने विरोध किया तो हो सकता है कि तुझे अपनी कोई टांग या हाथ खोना पड़े। आओ, कोशिश करके देखो। अर्जुन ने ठंडी आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा। जिद्दी सुअर, मारो इसे। आदेश मिलते ही 5 ने फिर से हमला कर दिया। उनकी हर हरकत निर्दयी थी, बिना किसी झिझक के। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे अर्जुन को आसानी से कुचल सकते थे। 5 ने मिलकर अर्जुन को सबक सिखाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिससे यह लड़ाई और भी खतरनाक हो गई।